चंपावत उपचुनाव में प्रत्याशियों की तस्वीर साफ। चुनावी मैदान में सिर्फ 4 प्रत्याशी, सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित। चंपावत उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी। दोनों दल ठोक रहे हैं जीत का दावा। बीजेपी बोली बड़े अंतर से जीतेंगे सीएम धामी। हरिद्वार सांसद निशंक ने अतिक्रमण हटाओ अभियान पर साधा निशाना। कहा, यात्रा के दौरान अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई उचित नहीं, प्रशासन से करेंगे इस संदर्भ में बात। उत्तराखंड में कांग्रेस जल्द करेगी नई कार्यकारिणी का गठन। चंपावत से लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष करेंगे नई कवायद। और लगातार बढ़ रहे यात्रा दबाव के बाद प्रशासन ने कम किए केदारनाथ के लिए पंजीकरण। यात्रियों की सुविधाओं के मुताबिक संचालित करवाई जा रही है यात्रा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। चंपावत से बड़ी खबर, उपचुनाव में प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो चुकी है। चुनावी मैदान में सिर्फ 4 प्रत्याशी हैं, सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को हाथ का पंजा मिला है और सपा समर्थित मनोज भट्ट को ऑटो रिक्शा, इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु को ब्लैक बोर्ड आवंटित किया गया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को कमल का चुनाव चिन्ह मिला है और कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को हाथ का पंजा। वहीं सपा समर्थित मनोज भट्ट को ऑटो रिक्शा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश, अब चुनावी तस्वीर साफ होती चली जा रही है। प्रत्याशियों को जो चुनाव चिन्ह आवंटित होने थे वो भी हो चुके हैं। बिल्कुल सोनू, देखिए जिस तरीके से अगर 17 तारीख की बात करें, 17 तारीख को नाम वापसी का दिन मुकर्रर था, लेकिन अब जो कुल यहाँ पर जो प्रत्याशी बचे हैं, 4 यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं, जिनमें अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री इसलिए भी हैं क्योंकि पूरा संगठन इस वक्त उनके साथ है। साथ ही जो 3 मंत्री हैं, 3 मंत्रियों को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके अलावा अन्य जो मंत्री हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे जा रहे हैं। स्टार प्रचारक, 40 स्टार प्रचारक ऐसे हैं जो बीजेपी ने इस वक्त अपनी लिस्ट वहां पर जारी की है कि 40 बड़े स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री का यहाँ पर समर्थन करने चंपावत पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भी लगातार वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 4 प्रत्याशी हैं जो अब मैदान में बचे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी है। अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी और खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें, जिन्होंने 70 विधानसभा चुनाव लड़ा था, 70 विधानसभा सीटों पर, उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा क्योंकि उनका कहना था कि उनका जो पूरा जोर है वो संगठन को मजबूती को लेकर है। लेकिन अब यह मुकाबला दिलचस्प और होता जा रहा है। भले ही यहाँ पर 4 लोग मैदान में हैं, लेकिन जो कांग्रेस और बीजेपी जो मुख्य 2 पार्टियां प्रदेश में हैं, वो दोनों ही लगातार अपनी जीत का यहाँ पर दावा करती नजर आ रही हैं। लगातार जुबानी हमले यहाँ पर तेज हो रहे एक दूसरे पर। लेकिन जहां तक बीजेपी के यहाँ पर नेताओं की बात करें तो वो आश्वस्त हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर बम्पर वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे और उनको साफ तौर पर यह पूरा भरोसा है क्योंकि जिस तरीके से संगठन वहां पर मजबूती से कार्य कर रहा है, वहां पर धरातल पर उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जिन लोगों की पकड़ कार्यकर्ताओं में ठीक है। वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी साफ तौर पर यह कहती नजर आ रही है कि उनकी जो प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी, वो काफी मजबूत है। वो इस वक्त पटकनी दे सकती है मुख्यमंत्री को। लेकिन ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि कौन किसको पटकनी देता है। लेकिन जहां तक दोनों ही प्रमुख दलों की बात है, दोनों ने ही अपनी ताकत पूरी तरीके से इस चुनाव में झोंक दी है। बिल्कुल, अपनी अपनी जीत के दावे हैं कैलाश। बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर इस चुनावी मैदान में है। क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, जहां तक क्षेत्रीय दल की बात करें तो एक मुख्य क्षेत्रीय दल है उत्तराखंड में यूकेडी, लेकिन यूकेडी का कोई प्रत्याशी इस वक्त मैदान में नहीं है। जहां तक बात समाजवादी पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी का जो इतिहास अगर हम देखें उत्तराखंड में राजनीतिक इतिहास, तो हरिद्वार जिला ही उसका यहाँ पर गढ़ रहा है। लेकिन इस वक्त चूंकि चंपावत में चुनाव लड़ रहे हैं तो कह नहीं सकते कि इस वक्त बहुत ज्यादा इफेक्ट वो करेंगे।
वहीं पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनके बारे में भी ज्यादा नहीं सुना गया है। तो जाहिर तौर पर इस वक्त जो टक्कर रहने वाली है वो दो ही प्रमुख दलों पर होगी, और खासतौर पर यह सीट हॉट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यहां से प्रदेश के मुख्यमंत्री, युवा जो मुख्यमंत्री है वो चुनाव लड़ रहे हैं, और वो भी उपचुनाव। और यहां पर अमूमन देखा जाता है, साइकोलॉजी की मैं बात करूं लोगों की सोनू, तो साइकोलॉजी यही कहती है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ता है तो जाहिर सी बात है कि जनता उसके साथ जाती है, क्योंकि मौजूदा सरकार उसकी है, मौजूदा सरकार में जनता को अपेक्षाएं कई होती हैं। लेकिन ये अब आने वाला वक्त ही तय करेगा कि जनता किस ओर जा रही है। हालांकि जो रुझान, जो अक्सर जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जो साइकोलॉजी की मैंने आपको बात करी, अमूमन लोग उसी दल को यहां पर वोट देते हैं जिसकी सत्ता होती है। लेकिन अब चंपावत में लोग किसे वोट देते हैं ये जनता ही तय करेगी। बिल्कुल, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस चुनावी मैदान में हम देख रहे हैं कि महिला प्रत्याशी के आसरे नैया पार लगाने की कोशिश करी, लेकिन जो बीजेपी ने सीधी चुनौती राहुल गांधी को भी दी कि अगर कांग्रेस राहुल गांधी को भी अगर चुनावी मैदान में उतार दे तो हम उनकी भी जमानत जब्त करवा देंगे। बिल्कुल, देखिए सोनू, उस दिन जब हमारी बातचीत हुई थी बीजेपी के प्रवक्ताओं से, तो उन्होंने साफ तौर पर यह बयान जारी किया था कि वहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ कोई भी अगर चुनाव लड़ता है, न सिर्फ निर्मला गहतोड़ी बल्कि अगर खुद हरीश रावत वहां से चुनाव मैदान में आते हैं या फिर राहुल गांधी वहां पर चुनाव मैदान में आते हैं तो उनकी जमानतें जब्त होगी। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो संगठन है वो आश्वस्त है जीत को लेकर। वो पूरी तरीके से इस कोशिश में है कि मुख्यमंत्री न सिर्फ जीतेंगे बल्कि एक रिकॉर्ड वहां से कायम करेंगे जीत का। बिल्कुल कैलाश जी, हम ये भी समझना चाहेंगे कि पॉलिटिकल सेंटिमेंट क्या है, नैरेटिव क्या है, और राजनीति के इधर चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, क्या खास मुद्दे हैं इस बार? बिल्कुल, देखिए चंपावत की मैं बात करूं, चंपावत नेपाल से लगता हुआ यहां पर जिला है, और चंपावत में क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र भी है इस चंपावत इलाके में, तो जाहिर सी बात है रोजगार की हम बात करें, शिक्षा की बात करें, सड़कों की बात करें, पलायन की बात करें। पलायन का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पलायन सिर्फ चंपावत तक सीमित नहीं, पलायन पूरे उत्तराखंड का एक बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिसके चलते कई ऐसे जिले हैं जो खाली हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं मिल पाता, यहाँ पर लोगों को अच्छी शिक्षा उनके बच्चों को नहीं मिल पाती, यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती। और ये चैलेंजेस हर सरकार में रहे हैं सोनू, चाहे वो पहली निर्वाचित सरकार 2002 में अगर नारायण दत्त तिवारी की सरकार की मैं बात करूं, और आज में बीजेपी की एक बार फिर यहां पर प्रदेश में सरकार है, तो लगातार हर चुनाव में यही मुद्दे होते हैं। हर बार जनता से वादे किए जाते हैं लेकिन अंततः लोगों को हमेशा उत्तराखंड से पलायन करना पड़ता है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे, चाहे पलायन करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, यहां पर स्वास्थ्य की बात करें, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त भी चुनाव में छाए हुए हैं। बिल्कुल, जनता के ऐसे तमाम मुद्दे हैं। कैलाश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो अपने अपने जीत के दावे हैं, देखना होगा कि अब कौन जीतता है, ये चुनाव में पता चल जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खाद्य विभाग की अपात्र को नापात्र और पात्र को हाँ के मुहिम के तहत खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बनबसा में वर्चुअल माध्यम से खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुहिम के तहत 1967 टोल फ्री नंबर और डीएसओ का नंबर राशन की दुकानों में चस्पा करने के निर्देश दिए गए। रेखा आर्य ने कहा है कि पात्र का राशन किसी अपात्र को खाने नहीं दिया जाएगा। वहीं बैठक में खाद्य सचिव और आयुक्त सहित सभी जिलों के जिला आपूर्ति अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बैठक में रेखा आर्य ने पात्र को हाँ, अपात्र को ना मुहिम के तहत अभी तक विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी ली है, साथ ही सुझाव भी लिए हैं। हमारे गांव में कितने पीएचएच कार्ड धारक हैं, मैं चाहती हूँ इस मुहिम को गंभीरता से लेते हुए डीएसओ कार्यालय के बाहर भी, जहां और कंट्रोल की दुकान के बाहर भी पूरी ये लिस्टिंग करी जाए कि कितने इस गांव में अंत्योदय कार्ड धारक हैं, उनके नाम हो, आते पते हो, उसकी डिटेल हो। और कैलाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, जिस तरह से हम देख रहे थे कि राशन में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी, अपात्र लोग भी राशन का फायदा उठा रहे थे, उससे बचने के लिए इस तरह की मुहिम शुरू की गई क्या? बिल्कुल, देखिए अगर प्रदेश में अंत्योदय कार्ड्स की बात करें तो लगभग 1,80,000 के लगभग वो कार्ड है जो जरूरतमंद लोगों के हैं और जरूरतमंद लोगों को राशन मिलना भी चाहिए। उसके अलावा सरकार ने एक मुहिम चलाई है कि पात्र को हाँ और अपात्र को ना। और जाहिर तौर पर जो लोग अगर अपात्र हैं तो उनको राशन मिलना चाहिए, माफ कीजिएगा, जो अपात्र हैं उनको राशन नहीं मिलना चाहिए, और जो पात्र हैं उनको राशन मिलना चाहिए। लेकिन राज्य में अभी भी ऐसे लगभग 13.5 लाख परिवार हैं जिनके राशन कार्ड हैं। इसलिए अब सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो लोग पात्र हैं उन लोगों को ही सरकारी राशन मिलेगा, जो लोग अपात्र हैं उनको
सरकारी राशन नहीं मिलेगा। खुद जो खाद्य मंत्री थी रेखा आर्या, उन्होंने कल इसको लेकर एक बैठक, वर्चुअल बैठक की, यहां पर अधिकारियों को कड़े निर्देश उन्होंने दिए हैं। और अभी तक सोनू मैं आपको बता दूं कि लगभग 1600 से ज्यादा प्रदेश में ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वतः ही अपना जो कार्ड है उसको निरस्त करवाने के लिए आवेदन कर दिया है। क्योंकि अगर जो अपात्र लोग हैं, अगर उन्होंने अपने कार्ड को निरस्त नहीं करवाया तो सरकार साफ तौर पर यह निर्देशित कर चुकी है, खाद्य मंत्री साफ तौर पर यह निर्देशित कर चुके हैं कि 1 जून से ऐसे अपात्र लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम करवाए जाएंगे। तो इस मुहिम को और तेज कर दिया गया है। उसके अलावा एक और बात यहां पर खाद्य मंत्री ने कही कि किस भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी शहर में अगर किसी अपात्र का नाम काटा जाता है तो साथ साथ अपात्र के नाम कटते ही उस पात्र का नाम उसमें जोड़ दिया जाए और उस सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के बाहर डीएसओ का नाम वहां पर चस्पा हो, डीएसओ का फोन नंबर वहां पर चस्पा हो और एक टोल फ्री नंबर यहां पर जारी किया गया है 1967 सरकार की ओर से कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है जो पात्र लोग हैं तो वो 1967 पर कॉल करके अपनी समस्याओं का निस्तारण करवा सकते हैं। सुन, कई ऐसे संपन्न परिवार भी हैं जो कि इस योजना से जुड़े हुए हैं, उनकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है और जो अपात्र हैं उनका पैरामीटर क्या है? देखिए, बिल्कुल ये आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है सोनू। और मैं आपको बता दूं कि आज से पहले मॉनिटरिंग क्योंकि मॉनिटरिंग का तो एक नाम था लेकिन मॉनिटरिंग हो नहीं रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार एक्शन मोड में है, जिस तरीके से इस वक्त खाद्य मंत्री एक्शन मोड में, उससे साफ तौर पर यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि वाकई सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, वाकई खाद्य विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लोग संपन्न थे, लोग कई बीपीएल जो परिवार थे उन लोगों को उनका हक नहीं मिल पाता था, लेकिन जो एपीएल है यानी अबव जो पॉवर्टी लाइन जो लोग थे उनके राशन कार्ड भी थे, वो महीने का राशन भी यहां पर ले रहे थे, यानी उनको जो सुविधाएं जो गरीबों के लिए थी उस सुविधा का लाभ इन लोगों को भी मिल रहा था। जिस वजह से कई गरीब थे जो वाकई में जिन लोगों को राशन की जरूरत थी, वाकई में जिन लोगों को सरकारी इमदाद की जरूरत थी, उन लोगों तक वो चीजें नहीं पहुंच पा रही थी। तो इस चीज पर लगाम लगाने के लिए वाकई में गरीबों तक सरकार की जो स्कीम है उसका फायदा पहुंचाने के लिए अब बड़ी ही गंभीर इस वक्त सरकार नजर आ रही है। बड़ी ही गंभीर तौर पर इस वक्त खाद्य जो मंत्री हैं उन्होंने यहां पर निर्देश दिए हैं। और अब अगर 1 जून तक जो अपात्र लोग हैं उन्होंने अगर अपने राशन कार्डों को यहां पर जमा नहीं करवाया तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होते हुए उन पर एफआईआर दर्ज के निर्देश भी दिए गए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए कैलाश जी। तो पात्र को हाँ और अपात्र को ना, इस मुहिम के तहत सरकार इसी पर काम कर रही है कि जो लोग पात्र हैं उन्हीं को राशन दिया जाएगा और जो अपात्र हैं उनके नाम भी इस योजना के तहत, इस मुहिम के तहत काटे जा रहे थे। नैनीताल से बड़ी खबर, न्यायमूर्ति विपिन सांघवी उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। 1961 में विपिन सांघवी जो कि जन्मे हैं, 2006 में दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट में इंडियन यूनियन के वकील रह चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विपिन सांघवी जो कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश होंगे और इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में इंडियन यूनियन के वकील रह चुके हैं और दिल्ली हाईकोर्ट में भी न्यायाधीश नियुक्त किए जा चुके हैं। तो 1961 में इनका जन्म हुआ है और 2006 में दिल्ली हाईकोर्ट में ये न्यायाधीश रह चुके हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी इंडियन यूनियन के वकील रह चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विपिन सांघवी जो कि अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश होंगे। काफी लंबा अनुभव इनका रहा है और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता ललित जोशी जुड़ चुके हैं। ललित, विपिन सांघवी उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश होंगे, क्या अपडेट है? हमें बता दें, सुप्रीम कोर्ट की क्लोजिंग में दिल्ली हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति विपिन सांघवी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा मुंबई हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति आजाद सैयद को हिमाचल प्रदेश, मुंबई हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति रश्मिन एम छाया को गुवाहाटी और तेलंगाना हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति उज्जवल बिहान को उसी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो यहाँ पे ये भी बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में
नामित न्यायमूर्ति विपिन सांघी का जन्म 27 अक्टूबर 1961 को नागपुर में हुआ था। वर्ष 1965 में परिवार के साथ नागपुर से दिल्ली स्थानांतरित हो गए थे। दिल्ली में स्कूली शिक्षा प्राप्ति की और वर्ष 1980 में दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड नई दिल्ली से इंटर उत्तीर्ण किया। उन्होंने 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी गणित ऑनर्स में स्नातक किया। उसके बाद लॉ फैकल्टी में कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB भी की। उसी वर्ष वो एक वकील के रूप में दिल्ली बार काउंसिल में दाखिल लिया। और उनके बताते हैं यहाँ पे कि उनके दादाजी स्वर्गीय BA सांघी और पिता स्वर्गीय GF सांघी भी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और अब देहरादून से बड़ी खबर, राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को दूर किया जाएगा। 4 मेडिकल कॉलेजों में 60 पद फैकल्टी का चयन हुआ, यानी कि 60 पदों पर फैकल्टी जिसका चयन किया गया है। ज्वाइनिंग के बाद मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी दूर होगी। पर्वतीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी को 50% अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज जो कि फैकल्टी की कमी से जूझ रहे थे, लेकिन अब उस कमी को दूर किया जाएगा। 60 पदों पर फैकल्टी का चयन हुआ है, 50% अतिरिक्त वेतन इनको दिया जाएगा। तो बड़ी खबर बता दें, 4 मेडिकल ऐसे कॉलेज हैं जिनमें 60 पदों पर फैकल्टी का चयन हुआ है। और इसी खबर पर ब्यूरो चीफ अजीत नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, जिस तरह से मेडिकल कॉलेज फैकल्टी की कमी से जूझ रहे थे, अब उस कमी को दूर किया जाएगा। 60 पदों पर फैकल्टी का चयन हुआ है। जी, इसके लिए सरकार ने जो उत्तराखंड के 4 मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें काफी लंबे समय से प्रोफेसरों की चयन की प्रक्रिया चल रही थी जी, लेकिन अब उनकी ज्वाइनिंग का रास्ता एकदम साफ हो चुका है और बहुत जल्दी ही फैकल्टी की कमी को दूर किया जा रहा है। इनको 50 राज्य जी बात रखिए अपनी। इसके लिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों में काफी समय से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो खाली पद चल रहे थे, इसके लिए चिकित्सा चयन आयोग की ओर से भर्ती की जा रही थी जी। प्राप्त शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार मंगलवार को यह बताया गया कि चयन प्रक्रिया के बाद अब विभाग को स्थायी और अस्थायी रूप से कुल 60 फैकल्टी मिलने जा रहे हैं, जिनकी बहुत जल्दी नियुक्ति हो रही। तो ये 60 जो प्रोफेसर हैं, फैकल्टी हैं, या स्थायी तौर पर रहेंगे या स्थायी रहेंगे? कुल जो संख्या 60 की है, इसमें ये अभी तक क्लियर नहीं है कि इसमें कितने अस्थायी होंगे और कितने अस्थायी। लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है कि इनमें से जिनकी फैकल्टी का चयन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए होगा, उनकी जो सैलरी होगी उसमें 50% को एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 50% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इनका वेतन क्या रहेगा? सर, वेतन के हिसाब से अभी इनका जो कैबिनेट का निर्णय था, अभी उस पर कार्यादेश जारी नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि इसका आदेश बहुत जल्दी आ जाएगा और इनकी नए वेतनमान के साथ इनकी नियुक्ति हो जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ज्वाइनिंग के बाद मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी दूर होगी और 50% अतिरिक्त इनको वेतन दिया जाएगा। 60 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका चयन हुआ है। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ में भोले के दर्शन के लिए एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस साल 11 दिन में 2,02,016 यात्री धाम में दर्शन कर चुके हैं। भले ही धाम में ठहरने के लिए 5,000 लोगों की व्यवस्था है, फिर भी भोले की भक्ति में लोगों का तांता लगा हुआ है। चार धाम यात्रा में जिस तरह से तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए उत्तराखंड शासन ने सभी धामों की यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के समय से अब तक प्रतिदिन मौसम बदल रहा है, जिससे यात्रा व्यवस्था में व्यवधान भी होता जा रहा है। मौसम को देखते हुए धाम में ज़्यादा लोगों को नहीं रोका जा सकता। यात्रा सुचारू रूप से चल सके और किसी भी यात्री पैदल मार्ग में किसी भी यात्री को अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसको भी प्रशासन दूर कर रहा है। 12 बजे के बाद सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को भी रोक दिया जाता है। 11 दिन में 2 लाख से ज़्यादा दर्शनार्थियों ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड नंबर है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। साथ ही हम लोग व्यवस्थाओं को लगातार इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाई गई है, एक नए ब्रिज का भी निर्माण तेजी से चल रहा है
और खच्चरों की व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित किया गया है। इसके साथ ही लोगों से भी अनुरोध है कि आप दर्शन करने जो आ रहे हैं, जो वृद्ध हैं या जिनको पहले कोई स्वास्थ्य से जिसको कोई इशू है, अपना प्रॉपर मेडिकल चेकअप करा के प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके, गर्म कपड़े लेके, अपनी दवाइयाँ लेकर ही आए और साथ ही रजिस्ट्रेशन करा कर आए। जिस डेट में उनको रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है उस डेट में जरूर अपना विजिट करें। एनएसयूआई ने बीते दिनों वैक्सीनेशन के डबल डोज का मामला उठाया था। प्रकरण को लेकर भाजपा की सफाई देती नजर आ रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि मामला जनता से जुड़ा हुआ है और जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि एनएसयूआई ने कथित आरोप लगाया था कि प्रदेश भर में हजारों लोगों को डबल डोज का टीका नहीं लगाया गया, जबकि उनको मैसेज आ रहे हैं कि आपका दूसरा टीका लग चुका है और इसके फर्जी सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस की बातों को लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हमारे विरोध के लिए विरोध करती है, लेकिन क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कांग्रेस ने अगर इस बात को उठाया है कि कहीं इस तरह का मामला कोई सामने आया है जिसमें वैक्सीनेट नहीं किया गया है सेकेंड डोज को और सर्टिफिकेट दे दिया गया, तो गंभीर विषय है। ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी कीमत पर भी इस लापरवाही करने वाले लाइन को या जो इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं। उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार में प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान पर नाराजगी व्यक्त की। सांसद निशंक हरिद्वार स्थित एक निजी होटल में व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ये नाराजगी व्यक्त की है। चारधाम यात्रा, ये बात सही है, पूरे रिकॉर्ड टूट गए और जितनी अपेक्षा भी नहीं थी और जितनी व्यवस्थाएं थी, स्वाभाविक की जब इस सीमा तक यात्रा चलती है तो व्यवस्थाओं में भी बहुत चुनौतियां होती हैं। जिस बात तो आपने कहा कि जो अतिक्रमण वाला है, ये बात सही है और आगे हम लोग ये कोशिश करेंगे प्रशासन से मिलके कि जब यात्रा का काल चलता है तो उस समय अतिक्रमण वाला जो तोड़ फोड़ है वो न चले, ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे। अतिक्रमण अभियान सीजन में क्यों, आप परमानेंट एक टीम बना दीजिए, एक क्राइटेरिया तय कर दीजिए। परमानेंट सर्दियों में आप जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, जो जब सीजन नहीं होता है उस समय भी आप वही प्लान लागू रखिए। बार बार परेशानी रहती है। हाँ, बिल्कुल इस चीज का हम विरोध करेंगे और ये रेलिंग का तो बिल्कुल हम विरोध करेंगे। देहरादून में द्वाराहाट के छानागोलू में गंगा नदी पर बन रहे सिंचाई डैम से कुछ गांवों को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन कई गांवों को अभी भी पानी का इंतजार है। बता दें कि भेड़चाली, छानागोलू गांव तो इससे लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन इसके आसपास के क्षेत्र पानी को तरस रहे हैं। बता दें कि बगबाली पोखर के सकूनी, पनेर गांव, इसके अलावा भडार गांव और मेल्टा क्षेत्र में पानी की काफ़ी कमी देखी जा रही है और इससे पैदावार भी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते कई खेत बंजर होते जा रहे हैं। वहीं कृषि की लाइफलाइन कही जाने वाली बरौली स्यारी की भी अनदेखी से ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कृषि भूमि की अनदेखी की जा रही है। साथ ही उन्होंने इस डैम से पानी नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। यह है कि यह जो उपराव जिसे कहा जाता है, यह भूमि है। यहाँ पर कई ग्रामीण किसान तपती हुई धूप में वो घंटों चक्कर काटने को तैयार है। यह भूमि मानसूनी वर्षा पर डिपेंड करती। आप अगर इस बाली को देखेंगे, होती फसल को देखेंगे, तो आप देखिए ये फसल हुई है, ऐसा नहीं कि फसल नहीं हुई। 3 बारिश इस फसल को मिलने के बाद यह बारिश, सिर्फ एक बारिश के कारण इसका दाना आप देख सकते हैं, यह दाना नहीं हो पाया। सभी जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर विनती है कि गगास डैम पर बन रहे निर्माणाधीन, जिसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट, भौगोलिक परिसीमन को देखा जाए तो मात्र 600 से 800 मीटर पर यह दूसरा एरिया आप देख रहे हैं, जिसे बरौली शारी कहते हैं, वह आप देख रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस बरौली शारी को भी निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट कर जोड़कर विभिन्न ग्रामीण किसानों की सिंचाई योजना कहें, पानी की हाहाकारी को मिटाने का प्रयास करें। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।